चलो, तो कल हम लोग जो पढ़े थे भारत में संसाधन एवं उपयोग, उसमें आज हम लोग जो इसका महत्व है, इसका संरक्षण, इसका नियोजन, कल एक पेज तुम लोगों का छूट गया था, यानी एक चीज नहीं ऐसे बता दिए थे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तो उसको भी एक बार देख लेंगे। पीडीएफ कल क्यूआर कोड स्कैन नहीं कल किए तो देंगे कहां से, कोई है ये नहीं था, नेट बंद हो। भूगोल में देखो जो पीडीएफ तुमको मिल रहा है ना, उसमें जो किताब के पीछे जो ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ उसका किया हुआ है। बाकी जो छूटा है हम क्या बोले, किताब तुम पढ़ते रहो, क्वेश्चन तुमको वो सब डाला जाएगा। जब टेस्ट होगा ना मंथली वीकली वाला, तो उसमें तुमको ये सारे क्वेश्चंस जो भी बाकी के बचे हुए हैं, कभी डाल दिए जैव संसाधन किसे कहते हैं, कभी अजैव किसे कहते हैं, कभी नवीकरणीय अनवीकरणीय, तो वो सब तुमको डाला जाएगा। एक्स्ट्रा में अगर तुमको लिखना है तो यहाँ से लिख सकते, लिख लो, यहाँ पे तो दिया हुआ ये है। ज्यादा होगा तो जो पढ़ाए हैं वही वाला पीडीएफ ही डाल देंगे ग्रुप में, अपन सेव कर लो फोन में, वो भी कर दे सकते हैं। जैसे वहां पे क्यूआर कोड स्कैन कर रहा है तो क्या होता है, आता है लेकिन पीडीएफ फॉर्म में तो नहीं आता है, सिर्फ देख सकता है। तो ज्यादा चाहिए तो ग्रुप में तुमको डाल दिया जाएगा, जो जितना पढ़ा है ना उसी को डाल दिया जाएगा ग्रुप में। वहां से अपन नोट्स बनाना है, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो वैसे ही अपने फोन में सेव रखो, क्योंकि सब कुछ के क्वेश्चन आंसर ना करवा सकते हैं, करवाएंगे तो पूरा लेंदी हो जाएगा। अगर सवाल को समझ जाओ, टॉपिक को समझ जाओ, तो कई तरह से उसमें सवाल बनता है। अब उतने तरह से घुमा घुमा के हम सवाल बनाते रहेंगे तो इतना न लेंदी हो जाएगा कि तुमको कहेगा कि इतना हमसे होगा ही नहीं। अब बाकी तो ये सब इसमें जो पढ़े कल सब तो थोड़ा थोड़ा समझने वाला चीज है। जैव अजैव नवी अनवीकरणीय क्या समझना है, नया प्राप्त करें तो नवीकरणीय, न प्राप्त अनवीकरणीय। अब इसी को अपने शब्द में बना करके तुमको क्या करना है, लिख देना है, नीचे उदाहरण डाल दो, आएगा तो 2 नंबर क्या आएगा, हो गया 2 नंबर तुमको, 1 नंबर डेफिनेशन का, 1 नंबर उदाहरण के, 2 नंबर क्लियर। तो कल हम लोगों को छूटा था सबसे पहले जो हम लोग को उपयोगिता के आधार पर होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब देखो नवीकरणीय अनवीकरणीय ऐसा 8 में पढ़ा हुआ है। नवीकरणीय कौन होता है, वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सिंपल में समझो, पानी का बोतल यूज किया है, उस पर लिखा रहता है रिसाइकल में, देखा है। रिसाइकल में का मतलब क्या हुआ कि उसको आप दोबारा फिर से उपयोग कर सकते हैं। एक बार पानी पीने के बाद या कोल्ड ड्रिंक सब जो पीता है शीशा वाला में, तो पी करके तुम वहीं पे रख देता है बोतल, क्यों रखा जाता है, उसमें फिर पैकिंग होकर के आता है। तो हम पूछे कि वो बोतल कौन सा संसाधन होगा, नवीकरणीय, उसको हम फिर से बना लेंगे, ठीक। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे चीजें जो नवीकरणीय है। जैसे सौर ऊर्जा है, कल था, आज था, कल भी रहेगा, नया बन जा रहा है। पवन ऊर्जा, हवा से जो विद्युत का उत्पादन होता है, क्या चीज है, नवीकरणीय है। ये सूर्य के प्रकाश से जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है, क्या चीज है, नवीकरणीय है, तुरंत प्राप्त हो रहा है। जल से जो हम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, नवीकरणीय है, तुरंत प्राप्त हो रहा है। वन, अगर यहाँ पे मान लो इस क्षेत्र में 50 साल 100 साल तक कोई व्यक्ति न रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने से यहाँ पे वन हो जाएगा, यानी वो खुद से कवर कर लेता है, वन का बन जाता है और कम समय में बनता है। अगर देखा जाए तो 5 साल 10 साल छोड़ दो ना, अगर घर में ही कोई व्यक्ति 5 साल 10 साल नहीं रखता है तो उसमें देखता है घास ये सब जम जाता है। तो यहाँ पे वन है, वन प्राणी है, अगर वन रहेगा तो वन प्राणी भी रहेगा। ये सब क्या चीज है, नवीकरणीय है। हम लोग भी नवीकरणीय है। दादा मरे तब तक हमारे पापा आ गए, पापा के जाए से पहले हमारे पोता पोती, कम से कम बेटा तो आइए जाएगा, ठीक। तो दादा के जाने से पहले हम आ गए ना, तो नवीकरणीय हो गया, यानी मनुष्य एक जा रहा है, उसके जगह दूसरा मनुष्य आ जा रहा है, हो रहा है ना ये। तो मनुष्य भी तो एक तरह से नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो गया, खत्म नहीं हो रहा है और ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। तो नवीकरणीय समझ में आया, जितना भी है जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, या तो प्राकृतिक रूप से ही हो जाए या हम कोई भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक कोई भी प्रक्रिया से जब उसको हम दोबारा प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय। और जिसको हम एक बार उपयोग कर लिए और उसके बनने में जब लंबा समय लगे, जटिल प्रक्रिया का वहां पे सामना करना पड़े, इसको पूरा होने में अगर लाखों वर्ष के समय लग जाए, तो इस प्रकार के जितने भी संसाधन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय। जैसे कि जीवाश्म ईंधन में आता है तुमको कोयला, पेट्रोलियम और गैस, प्राकृतिक गैस जो होता है,
क्या ये 1-2 दिन है, 10 साल, 50 साल, 100 साल में बनने वाला चीज है? लाखों वर्ष लग जाता है इसको बनने में। तो दोबारा हम इसको तुरंत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चट्टान हो गया, पहाड़ हो गया, मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया, ये सब अनवीकरणीय में आता है, क्योंकि ये तुरंत नहीं बनता है, इसको बनने में टाइम लगता है। समझ में आया? दिन प्रतिदिन लग रहा है कि हम लेफ्टिए हो जाएंगे पूरे तरह से, रोज यही हाथ यूज कर ले रहे ना। अब आगे देखो, कल वो छूट गया था, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है संसाधन के महत्व के बारे में, कि आखिर इन संसाधनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्यों हम इसके बारे में पढ़ें, क्यों इसका हम संरक्षण करें। तो महत्व जानो। कहा जाता है कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में, उसके समाज को चलाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसकी? संसाधन की। ठीक। संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं। अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो आप दुनिया में पीछे रह सकते हैं। एक परिवार से भी, एक व्यक्ति से भी समझ सकता है। जिस व्यक्ति के पास हर तरह की सुविधा उपलब्ध है वो बेहतर तरीके से अपन जीवन में डेवलपमेंट कर सकता है, लेकिन जिसके पास व्यवस्था नहीं है, ठीक, तो वो उतना डेवलप नहीं कर पाता है, अपने आप को उतना विकसित नहीं कर पाता है। ठीक। अब जैसे हम लोगों के पास नॉर्मल फैमिली से आते हैं तो अपना जो 200-400 में जो मिल रहा है पढ़ रहे हैं। जिसके पास करोड़ों का इनकम है, क्या ये 200-400 वाला भी पढ़ेगा? वो इन सभी चीजों का क्या करेगा? प्रयोग में भी करके देखेगा, लैब वगैरह ये। हम लोग की इतनी सुविधा नहीं है, तो उसके लेवल के हम लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो जिसके पास जितना संसाधन होता है उतना वो अपने जीवन में बेहतर कर पाता है। जिसके पास नहीं है तो नहीं है। मेरे पास उतना नहीं है तो छोटा सा चला रहे हैं। अब मान लो अभी मेरे पास 1 लाख करोड़ रुपया आ जाए तो ऐसा चलाएंगे और बेहतर इसको बनाएंगे, तो और विकसित करेंगे और ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब है, यहां समझ सकता है कि जिस देश के पास संसाधन जितना ज्यादा होता है, ऐसा माना जाता है कि वो देश उतना ही विकसित होगा, वो विकास कर पाएगा, क्योंकि उसके पास संसाधन उपलब्ध है। जितना ज्यादा प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है वो राष्ट्र उतना ही संपन्न है, उतना ही ज्यादा वो विकसित करेगा। जिसके पास संसाधन की कमी है उसको जो विकसित करना है, अपना विकास करना, उसमें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब संसाधन नहीं है तो विकास नहीं करेगा। ऐसा भी होता है ना कि खूब अमीर हैं, आपके पास 1 लाख करोड़ रुपया है, आप बढ़िया स्कूल में, कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, हर चीज का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, थियरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप बेहतर नहीं कर रहे हैं। कोई बच्चा अपना पोल के नीचे लाइट में पढ़ के भी बेहतर जीवन में कर जा रहा है। होता है ना कुछ अपवाद में। तो ऐसा माना जाता है कि जिस देश में संसाधन है वहां के लोग, वो देश उतना विकसित हो सकता है जितना उसके पास संसाधन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके पास संसाधन है वो विकास नहीं कर सकता है। संभावना कम रहती है लेकिन कर सकता है। जैसे उदाहरण हम लोग ले लो जापान को। जापान के पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि एकदम विपन्न, मतलब नगण्य है प्राकृतिक संसाधन के मामले में। फिर भी जापान आज दुनिया के विकसित देशों में है। क्यों है? उसके पास भले ही संसाधन नहीं है, लेकिन एक चीज है, उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो आज विकसित है। ठीक। जैसे हम लोगों को अगर देखो ग्रामीण क्षेत्र में, तो हम लोगों के पास सुविधा नहीं है, लेकिन एक चीज हम लोग को शायद गॉड गिफ्टेड है। इंग्लिश वाला में पढ़े भी हम लोग, गॉड मेड द कंट्री वाला में, कंट्री ने बनाया है गॉड, मैन मेड द टाउन। ठीक। हम लोगों के पास एक ही चीज बचता हुआ है, मेहनत। हम लोग मेहनत से पीछे नहीं भागते हैं। हम लोग को एसी की आवश्यकता नहीं है, पंखा में भी पढ़ लेंगे। ज्यादातर अगर हम लोग अपने क्षेत्र में देखो तो कोचिंग ज्यादातर करकट वाला है, और एसी सिंपल सा है, उसमें पढ़ने वाले हम ही लोग मिडिल क्लास, मिडिल से भी नीचे वाला क्लास, लोअर क्लास के लोग हैं। तो हम लोगों के पास सुविधा नहीं होती है, बस एक ही चीज मिला है गॉड की तरफ से, वो है मेहनत। और हम अपने मेहनत के बलबूते पर वो चीज प्राप्त कर लेते हैं जो करना चाहिए। ठीक। तो जरूरी नहीं है कि संसाधन रहेगा तभी विकसित करेगा, लेकिन संभावना है कि जहां पे संसाधन है वो ज्यादा विकसित करता है, तेजी से करता है, और जहां पे संसाधन की कमी होता है वो कम विकसित करता है। इसको एक देश से, एक व्यक्ति से, एक समाज से भी जोड़ के तुम देख सकता है सब। ठीक। तो तकनीकी दृष्टि से जापान क्या है? डेवलप है, और इस कारण से वो डेवलप कंट्री में आता है। ठीक। हमारे पास संसाधन भी है, टेक्नोलॉजी भी लगभग ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम लोग की जनसंख्या तो ऐसे ही है, ठीक, गिनती के लिए। तो देखा जाए तो हम लोग विकसित नहीं है। प्राकृतिक संसाधन में तो एकदम संपन्न है, लेकिन फिर भी हम लोग विकसित देश में नहीं है, विकासशील में आते हैं।
तो कहीं ना कहीं हमारे पास इसकी कमी रह रही है, ठीक, और इस वजह से हम उस लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं। तो संसाधन भूमिका निभाता है तुमको विकसित होने में, लेकिन जरूरी नहीं है कि संसाधन के माध्यम से सिर्फ विकसित हुआ जा सकता है, और भी कई सारी चीजें हैं जो विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक। तो बताया गया कि वहां तकनीकी दृष्टि से जापान इतना सबल है कि वो देश के उपलब्ध सभी पदार्थों का बहुत बढ़िया तरीके से उपयोग करता है। हम लोगों की तरह 1 लीटर पानी की आवश्यकता है तो मोटर चालू करके पहले 5 लीटर पानी बर्बाद नहीं करता। एक तुम लोगों को 7th 8th में था जो इंग्लिश की किताब में जापान के बारे में पढ़ने के लिए था ना, 8 में, तो कितना बेहतर से उसमें बताया गया जापानियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, डिसिप्लिन वाला चीज। अब कितना है ना, जाके तो पर्सनली ना देखे हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है उसके आधार पर देखे तो बहुत ही डिसिप्लिन वाले हैं, तो विवेकपूर्ण रूप से उसका उपयोग करते हैं। कुछ दिन पहले एक हम देख रहे थे वीडियो, उसमें कोई सर बता रहे थे कि जापान में एक ट्रेन लेट हो गई थी, कुछ सेकंड के लिए लेट हो गई थी, और उसके लिए उसको क्या किया गया, सबको पैसा वापस किया गया, और सरकार गवर्नमेंट माफी मांगी कुछ देर के लिए, खाली आपको ट्रेन लेट हो रही है तो। और हमनी के देश में 4 दिन पर ट्रेन पलट जा रहा है, तब वहीं कोई असर नहीं है सरकार के, कोई मतलब नहीं है। और लेट के तो बातें छोड़ दो, आप प्रोग्राम था आपको 2 दिन में पहुंचेगा, आप 2 साल में जाते रहिए। कहाँ कखनी भैकम कितने देर के लिए मारेगा, भैकम नहीं होता है, वैकुम होता है, वैकुम, ठीक, कहाँ पे वो रोक देगा कोई अता पता नहीं है। बैठे रहिए, गिनते रहिए घड़ी में टाइम कितना हुआ है, तो उस आधार पे देखे तो वो तो हम लोग से डेवलप है, डिसिप्लिन में है, तो डिसिप्लिन में रहेगा तो विकास होना ही है, ठीक, तो विकसित है। यहाँ से सवाल तुमको मॉडल क्वेश्चन में बिहार बोर्ड बनाया है कि कौन देश संसाधन में विपन्न होने के कारण भी विकसित है, तो जापान, यही चैप्टर से दिया गया है, ठीक। एक पर थोड़ा सा नजर गड़ा के रखना है कि मॉडल क्वेश्चन में है तो कभी ये तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, अभी वाला के आ जाए, या अगले वर्ष किसी का आ जाए। क्वेश्चन में तो वहां से वो अपन उठा के दे सकता है, मॉडल क्वेश्चन है तो मेन एग्जाम में भी आ सकता है, एनुअल वाला में, ठीक। तो ये अपने इन सभी विवेकपूर्ण उपयोगों के कारण आज विकसित देशों के श्रेणी में खड़ा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी देश अगर संसाधन है तभी विकसित हो सकता है। किसी भी देश के विकास में भौतिक और जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। भौतिक तो समझ गया, भौतिक मतलब कितना क्या होता है, जो निर्जीव चीजें हैं मुख्य रूप से उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक संसाधन। और अगर तुमको पूछा जाए यहाँ पे कि जैविक संसाधन कौन, तो जो सजीव वर्ग में आते हैं। अब सवाल तो सब्जेक्टिव यहाँ से भी बन सकता है कि भौतिक संसाधन किसे कहते हैं, जैविक संसाधन किसे कहते हैं। तो जितना यहाँ सवाल है, सवाल तो यही बन सकता है कि जापान संसाधनों में विपन्न होने के कारण भी विकसित क्यों है। तो बोलो कितना सवाल हम बनाएंगे, उस सारे सवालों का जवाब एक कहानी में है। जब ये कहानी तुमको पता है, इसको पढ़े हुए है, तो हम कुछ भी पूछे तुम उसका जवाब दे सकता है। बोर्ड कोई भी क्वेश्चन बनाए इसी में से बनाएगा उठा करके। हम सवाल बनाने लगे तो हर 1-2 लाइन पर 4 लाइन के बाद एक क्वेश्चन बनेगा, तो कितना क्वेश्चन बनाए बोलो, संभव है भर दे खाली कि लो क्वेश्चन लो क्वेश्चन लो क्वेश्चन, कह दे कि हम तो सब दे दिए। अब उनमें हम मान लो इस चैप्टर से हम 50 को क्वेश्चन तुमको बना के दे दे, जाहिर सी बात है उसी में से आएगा। उसके बाद हम कहें कि देखो मेरा सेट करेगा किया हुआ सब लड़ गया, सब लड़ गया, तो पूरा किताबें हम छाप के जब तुमको दिए देंगे तो लड़ेगा नहीं, किताबों में से ना सवाल आएगा। तो हम मुख्य रूप से वो दिए हैं, कुछ जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है वो दिए हैं, 1-2 जब लगता था कि पेज उज बच रहा है ये क्वेश्चन बन सकता है तब बने हुए हैं। बाकी जो है आपको यहाँ एग्जाम में जो बीच से सवाल बनने वाला रहेगा ना, तब पहले हम बता देंगे, जिसे हम बोल देंगे कि देखो इस बार हम तुमको डाल देंगे कि जैविक संसाधन किसे कहते हैं, हम हिंट दे दिए तुमको। अब तुमको अपना किताब पढ़ के वहां से डेफिनेशन चुन लेना है कि क्या होगा, इस तरह से तैयारी किया जाएगा। ज्यादा मात्र यहाँ पे प्रेशर नहीं लेना है, उतने भर जितना सह सकता है, ठीक। अरे नहीं उठेगा परसेंटेज, नहीं करेंगे टॉप टॉपे करे वाला सब कुछ करता है, और टॉप 10 में आने वाला सब कुछ करता है, ऐसा जरूरी थोड़े है। जितना क्षमता रहेगा उतना तैयारी करेंगे, क्षमता नहीं हो रहा है तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, न तो जाना रहेगा बिहार बोर्ड पर चल जाएगा रांची, हो गया तैयारी, ठीक। कितना लोग प्रेशर में आके टंग जा रहा है, तो टंगना क्यों है, ये एग्जाम को करियर थोड़े थी कर देता है कि आपको एग्जाम में टॉप किया तो आपका करियर बेहतर होगा, आप फेल किए तो कुछ नहीं होगा। कितना लोग फेल कर करके 12th फेल फिल्म देखा ना, 12th में फेल होके भी IAS अफसर है,
है ना बने हुए, आईएएस है कि एसडीएम डीएम क्या है, आईपीएस है, आईपीएस बने हुए हैं। अगर उस दिन वो ये बात सोच लेते कि नहीं हम तो फेल कर गए, अब जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है, तो फेल करके भी लोग आईपीएस बन रहा है। वो मेहनत पर आता है, जब जागा तभी सवेरा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्वेश्चन नहीं है वो क्वेश्चन नहीं है, जितना आया करवाया जाएगा, मॉडल सेट भी लास्ट में करवाया जाएगा। एग्जाम जो लिया जा रहा है, जैसे किया जा रहा है, भरोसा रख के करते जाओ, जितना परसेंटेज उठेगा उठाएंगे। बाकी ये पूरा जीवन निर्धारित ये एग्जाम नहीं करने वाला है। हाँ, बेहतर कर जाएंगे तो गांव समाज में नाम होगा, लोग देख के सीखेगा, अलग चीज है। कोशिश करेंगे, मर थोड़े जाएंगे ओकर चक्कर में। अच्छा नहीं, फालतू बात ज्यादा हो जा रहा है। अब इधर देखो, विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक और संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है। यहाँ पे जितने भी संसाधन है उसका उपयोग कौन कर रहा है? मनुष्य ने अपने तकनीक के माध्यम से, अपने बुद्धि के माध्यम से उसको उपयोग लायक बना रहा है। ठीक, तो जितना जरूरी हमारे लिए भौतिक संसाधन है, जितना जरूरी हमारे लिए जैविक संसाधन है, उतना ही जरूरी हमारे लिए मानव संसाधन भी है। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो भौतिक और जैविक को अपने उपयोग लायक बना ही नहीं पाएगा। और उपयोग भी कौन कर रहा है? मानव ही ना। तब मानव रहेगा ही नहीं तो फिर ये संसाधन की कोई आवश्यकता है? तो इनके बीच में एक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? मानव संसाधन। उसका भी होना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम किसी चीज को अपने उपयोग लायक बना सकते हैं। आगे देखो, आज क्लास थोड़ा तुम लोग के लेट चलेगा, स्कूल बंद है, तब धैर्य बना के रहो। देखो, भारत में संसाधन नियोजन, नियोजन मतलब होता है यहाँ पे तुमको पूरे प्लानिंग के साथ उसको जो हम यूज करते हैं उसके बारे में बात करना है कि भारत में इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन नियोजन कहते हैं। एक सवाल यहाँ से ही बन जाएगा, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? एक लाइन में डेफिनेशन है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन नियोजन कहते हैं। मैनेजमेंट अंग्रेजी में इसे बोलो तो, ठीक, नियोजन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मैनेजमेंट। एक तरह से तो संसाधनों का वितरण हर जगह एक समान तो है नहीं। हमारे यहाँ पेट्रोल निकलता है, कम निकलता है, वही उधर चल जाओ सऊदी अरबिया दिवस तो वहां पे भर भर के निकल रहा है। ठीक, हमारे बिहार में बालू है, कोयला, ये सब चीजों की खनिज की कमी है, बाकी स्टेट में बालू की कमी है। तो देखा जाए तो हर जगह संसाधन जो है प्रकृति ने एक तरह से तो नहीं दिया है, वितरण एक समान नहीं है, अलग अलग है। ऐसे में अगर हम संसाधनों को पूरे प्लानिंग के साथ, मैनेजमेंट के साथ अगर हम उपयोग करना शुरू कर दें तो पूर्ति हो सकता है। जैसे मान लो झारखंड को ले लो, अब बिहार के ले लो, अब झारखंड में बालू नहीं हो रहा है, अब कोयला हो रहा है, तो हम अपना बालू उसको दे, उससे कोयला ले। यानी सरकार जब इस तरह के मैनेजमेंट करता है, इस तरह के प्लानिंग बनाता है कि कैसे एक दूसरे के चीजों की पूर्ति की जाए, तो वहां से आवश्यकताएं पूर्ति होती है और संसाधन का सही उपयोग भी हो जाता है। तो ऐसे करके कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और करना होता है। यहाँ पे देखा जाए तो बताया गया है कि इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान, सोपान मतलब समझता है सीढ़ी। ठीक, ऐसे एक चैप्टर में तुमको आएगा कि सोपानी कृषि कहाँ किया जाता है, यानी सीढ़ीनुमा खेती। तो एक सीढ़ी का कार्य करता है, मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना। इन सोपानों के सारे किसी देश के उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर उस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। हर जगह हर चीज नहीं उपलब्ध है, लेकिन यहाँ की चीज वहां, वहां चीज यहाँ, अगर एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, लेन देन कर दिया जाए, तो हम बेहतर से उसमें क्या कर सकते हैं, इसको डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को पूरा एक मैनेजमेंट करने की आवश्यकता होती है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो बताया गया है, कुछ उदाहरण देके। पहला चीज क्या कीजिए, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कीजिए कि कौन से मेरे राज्य में कौन कौन सा संसाधन उपलब्ध है और कौन सा संसाधन उपलब्ध नहीं है। जैसे बताया कि बिहार में कोयला है, बालू है, कोयला नहीं है, झारखंड में कोयला है, तो जांच हो गया। तो बिहार में भी इंडस्ट्री अगर लगे तो वहां पे भी कोयला की आवश्यकता है, और झारखंड में घर वगैरह बनाना है तो वहां पे भी तुमको बालू की आवश्यकता है। तो एक दूसरे का क्या कर दिया जाए, लेन देन कर दिया जाए कि उधर वाला इधर और इधर वाला उधर, तो दोनों का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ऐसे करके कर सकते हैं। सर्वेक्षण जब कर लें तो उसके बाद क्या करना है, एक पूरा मानचित्र तैयार करना है, आपको मैप बनाना है, और संसाधन के गुण और उसके मात्रा के बारे में जानकारी लेना है कि इसका जो क्वालिटी है वो कैसा है और कितने क्वांटिटी में, कितना मात्रा में ये उपलब्ध है। उसके बाद संसाधन विकास योजना को मूर्त रूप देने के लिए कुछ प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का
आपको कौशल यानी स्किल के, कुछ संस्थाओं के, मैनेजमेंट के, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी कि कैसे इसको हमको उपयोग करना है, तो वो तैयारी करना। उसके बाद राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय होना चाहिए। एक है तुमको यहाँ पे राष्ट्रीय विकास योजना, ठीक, जो पूरे राष्ट्र का विकास करता है। एक है यहाँ पे तुमको संसाधन विकास योजना, ये अलग है। इन दोनों में अगर संबंध अच्छा रहेगा तब ना संसाधनों का लेन देन होगा। तो ये भी अच्छा होना चाहिए, दोनों में समन्वय होना चाहिए, अच्छा रिश्ता होना चाहिए। तो ऐसे करके हम इसको क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करके इसका हम उपयोग कर सकते हैं और अपने देश को विकसित बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा देखो, संसाधनों का संरक्षण। अब है कि संसाधन तो हमारे लिए उपयोगी है, ये तो समझ गए। समाज का इसका मेरुदंड कहा जा रहा है, अर्थव्यवस्थिक रूप से देखा जाए तो। मेरुदंड मतलब समझती है, ये जो रीढ़ के हड्डी होता है इसी को मेरुदंड कहा जाता है। अगर ये नहीं रहता आपको उठना बैठना सब खत्म। तो ये सारी चीजें वो करता है। तो इतना जब ये उपयोगी है तो इसको हमको बचाने की भी आवश्यकता है, संरक्षण देने की भी आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम अभी तो पढ़ लिए कि संसाधनों के नियोजित और विवेकपूर्ण उपयोग को हम लोग संसाधन संरक्षण करते हैं। अभी हम लोग पढ़े संसाधन नियोजन, कि विवेकपूर्ण उपयोग को ही नियोजन करते हैं। यहाँ पे नियोजन देखें, यहाँ नियोजन देखें ना। अब संरक्षण, जब हम इसी चीज को बेहतर तरीके से करते हैं, यानी जितना हमें आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि हम अपने संसाधनों का क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। जितना जरूरत है उतना ही यूज कर रहे हैं, ज्यादा बर्बादी नहीं कर रहे हैं, ठीक। और हमारे सभ्यता संस्कृति के विकास में इन संसाधनों का बहुत बड़ा भूमिका होता है। इसी के आधार पर हमारा सभ्यता संस्कृति का भी विकास होता है। आज कपास हो रहा था ना, हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं, हमारे पास कपड़ा का जो कच्चा पदार्थ है सब उपलब्ध है तब ना, ये रहेगा ही नहीं तब पहनेंगे। तो सभ्यता संस्कृति आपका गया, जो कल्चर चलते रहे वो नष्ट हो जाएगा। आज जो हम लोग खाते पीते वो उत्पादन हो रहा है तब ना होगा तब। तो हमारे सभ्यता संस्कृति के विकास में इसका बहुत बड़ा भूमिका होता है, ठीक। लेकिन आज के समय में हम लोग संसाधन का अविवेकपूर्ण और अतिशय उपयोग कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा उसकी बर्बादी कर रहे हैं। और यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म दे रहे हैं। जब हम इसका विदोहन करेंगे, अविवेकपूर्ण से इसका उपयोग करेंगे, तो इससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न होगी, जिससे हमारा समाज भी प्रभावित होगा, हमारा आर्थिक जीवन भी प्रभावित होगा, हमारा सांस्कृतिक जीवन भी, और हमारा पर्यावरण भी इससे प्रभावित होगा। तो जरूरत है कि इन सारी समस्याओं से हम लोगों को बचना है, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। तो बचना है, तो बचने के लिए कुछ उपाय भी करना होगा। तो इसके लिए कुछ लोगों का नाम आता है, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटकर के द्वारा चलाया गया, नर्मदा नदी पर बांध जो बन रहा था उसके लिए। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया। फिर यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आता है संदीप पांडे, जो कि वर्षा जल संचय करके, यानी जमा करके, और कृषि के भूमि में इसका विस्तार सोचे कि इससे सिंचाई की व्यवस्था की जाए। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो संसाधन के संरक्षण में अपना भूमिका निभाए, उसको बचाने का काम किया है, ठीक। संसाधन को संरक्षण को लेकर के महात्मा गांधी ने हम लोग के कुछ बोले हैं, और वो क्या बोले हैं, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। और ये तुमको एकदम MBBI क्वेश्चन है, ठीक ना, ये पूछा जाता है। कहने का मतलब है, गांधी जी कह रहे हैं कि देखो अगर सिर्फ तुमको पेट भर चाहिए तो इतना है कि बहुत ज्यादा है, उतना हमें आवश्यकता भी नहीं, कई पीढ़ियों तक चलेगा। लेकिन अगर उन संसाधनों से आप अपना पेट ही भरने लगे तब आपके पास नहीं है। आप पूरे 7 पीढ़ी का पैसा जमा करने लगे कि इसको बेच के खाली करके पूरा भर लेते हैं, तो उतना आपके पास नहीं है। पेटी भरने के लिए नहीं है, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। और हम लोग पेट कम भर रहे हैं और पेटी ज्यादा भर रहे हैं, इसलिए संसाधनों का विदोहन हो रहा है। और इन संसाधनों के विदोहन का कुपरिणाम भी हमारे जीवन पर देखने को मिल रहा है, ठीक। तो इससे हमको बचना है। आगे देखो, संसाधन के संरक्षण के लिए क्या काम किया गया है विश्व स्तर पर, क्योंकि ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या बनी हुई है कि कैसे इन संसाधनों का संरक्षण किया जाए। तो वैश्विक स्तर पर भी इसके लिए कुछ काम किया जा रहा है। तो देखो, संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन किए गए हैं। सम्मेलन मतलब मीटिंग हुए हैं, और यहाँ से सब तुमको इंपॉर्टेंट आने वाला है। जैसे कि 1968 में क्लब ऑफ रोम, पहला क्वेश्चन बन गया, क्लब ऑफ रोम कब था, 1968, ठीक। संसाधन संरक्षण की बात किया था।
उसके बाद 1974 में भारत के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है शुमशेर, उसने एक किताब लिखी है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी छोटा जो है वो सबसे खूबसूरत होता है, ज्यादा की जरूरत नहीं, मतलब ज्यादा के चक्कर में नहीं रहना है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और इस किताब में उन्होंने गांधी जी के विचारों को प्रकाशित किया था, उनके विचारों को वो लिखा था। तो यहाँ से सवाल तुमको बन गया स्मॉल इज ब्यूटीफुल कौन लिखा था? शुमशेर। कब? 1974 में। सब इंपॉर्टेंट अब आ रहा है। उसके बाद देखो ब्रटलेट आयोग, ये भी जो तुमको इंपॉर्टेंट है। 1987 में एक अपना प्रतिवेदन दिया और उसमें संसाधन संरक्षण के संबंध में कई सारे बातों को वो दिखाया, दुनिया के सामने रखा कैसे हम लोग संसाधन के संरक्षण करें। तो ब्रटलेट आयोग भी याद रखना, ठीक। आगे और आएगा, तुमको इकोनॉमिक्स में भी आयोग के बारे में पढ़ना है। और यहां से ही तुमको निकला सतत विकास। तो यहां से एक सवाल पूछा जाता है, सतत विकास की अवधारणा किस आयोग द्वारा दिया गया है? तो ब्रटलैंड आयोग द्वारा। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे अब तुमको जरूरी हो जाता है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन किया गया संसाधनों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। पहला हुआ तुमको रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। कब? 1992 में। एक इंपॉर्टेंट आ गया। उसके बाद 5 साल बाद फिर से उन सभी चीजों का सर्वेक्षण करने के लिए, उसके ऊपर बात करने के लिए कितना हासिल किए नहीं किए, फिर कब किया गया? 1997 में। 5 साल बाद कहा? न्यूयॉर्क अमेरिका में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक। और उसके बाद 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, यहां पे तुमको किया गया तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। किसके लिए? संसाधन के संरक्षण के लिए। तो संसाधन के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पे भी काम हो रहा है, ठीक। तो ये विश्व स्तरीय काम था, लेकिन वही खाली नियम बन रहा है, मान कौन रहा है? हम यहाँ भी तुमको पढ़ा दिए कि सब काम करो, पर्यावरण को संरक्षण रखना है तो गाड़ी वगैरह कम प्रयोग करो। हम अपने निकलेंगे तो कुछ से जाएंगे। कितना दूर जाना है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर ला कुछ चाहिए फटफटिया, तो उपदेश दे देते हैं। मानता कौन है? कोई मानने वाला है? बस नियम बन रहा है, लोग सोचा कि बढ़िया कर लिए, नियम बना दिए ना। अरे तब बनाने से थोड़ी होगा। माने भीमराव अम्बेडकर बेवकूफ थे जो बोल के गए थे कि नियम तो हम बना दिए, मानने वाला जाने। संविधान तो बेहतर बना दिए, मानने वाला कोई नहीं, तो उसका कोई फायदा है? अभी हम लोग को एक यूनिवर्सिटी खुला है, नालंदा यूनिवर्सिटी। क्या नाम रखने से नालंदा बन जाएगा? कि उस लेवल के काम करना होगा। भगवान करे भविष्य में वैसा काम करे कि हम लोग को फिर से गर्व हो, फिर से विदेशी यहाँ पे पढ़ने के लिए आए। हम अपना नाम रख लेंगे राम, हम भगवान हो जाएंगे। नाम तो सब रख दिया राजा, हाल कोई चीज है फकीर वाला। तो नाम रखने से थोड़े होता है, ठीक। तो यहाँ पे कई सारे मीटिंग्स किए गए हैं, लेकिन किए गए हैं। फैक्ट्रियां तो आज भी चल रही है, पॉल्यूशन तो आज भी फैल रहा है, वनों की कटाई आज भी हो रही है, डेवलपमेंट के नाम पर आज भी भूमि को बर्बाद किया जा रहा है, सड़क बनाइए, उद्योग लगाइए वगैरह। बस ये पढ़ने के लिए खो गया कि हम काम किए हैं, अब कितना किए वो तो हम लोग को दिख रहा है और हम ही लोग करना है। मानेंगे हम में से कोई नहीं, क्योंकि वो लत ऐसी लग चुकी है डेवलपमेंट के नाम के कि गोड़ हाथ सब काट के मूड़ी पर जोड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं कि डेवलपमेंट होते रहे, लेकिन एक दिन ये बर्बाद कर देगा। मीरा बहन वाला बात याद है ना कि विज्ञान और मशीनरी हमें कुछ वर्षों के लिए बेहतर कर सकता है, हम लोग को संतुष्टि दे सकता है, लेकिन अंततः इससे क्या होगा? नुकसान ही होना है। मीरा बहन ये बात बोली है, एटे में बता दी है तुम लोगों को। तो वही चीज है, तब वो लोग उतना शोध करके बोली है, एक जीवन के एक्सपीरियंस के साथ बोल रही है, तो गलत तो नहीं बोलेगी। वो चीज दिख रहा है। नियम बनाने से थोड़ा होता है हम यहाँ पे नियम बना देंगे, तुमको ये करेंगे वो करेंगे है करेंगे, ये ऐसे एग्जाम होगा, ये आप करे कुछ नहीं, बुला के कहें कि हल्ला करो, तो तुम लोग बेहतर कर लेगा जीवन में कि करने से होता है। तो नियम कई सारे बढ़ने हैं। अब किताब में है कि विश्व स्तरीय स्तर पर देखा जाए तो सराहनीय है, तो है। अब है कि नहीं हम नहीं बोल सकते हैं भाई। आगे देखो सतत विकास की अवधारणा ये क्या होता है? ये क्वेश्चन तुमको सब्जेक्टिव में बनता है कि सतत विकास किसे कहते हैं, तो याद कर लो। हम लोग के मनुष्य के जीवन में संसाधन जीविका के आधार है, सब कोई जुड़ा हुआ है, जो भी चीज उपयोग कर रहा है वही संसाधन है, तो कुछ ना कुछ खरीद बेच कर रहा है, तो जीवन के आधार हो गया, ठीक। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन का सतत विकास। सतत विकास मतलब होता है लगातार विकास होते जाए, तो इसको हम सतत विकास कहते हैं। इसका बहुत जरूरी है। संसाधन प्रकृति द्वारा दिया हुआ है, हम लोग को एकदम फ्री में मिला हुआ गिफ्ट है, इसलिए उसका कोई कदर नहीं है। हम लोग कदर करते हैं उसका क्योंकि फ्री में मिला है। इतना पेट्रोल गिर गया तो बुझाता है कि इतना पेट्रोल गिर गया, बहुत दिक्कत होता है, आराम से डालो, कैसे डाल रहा है। लेकिन पानी 10 लीटर बर्बाद हो जाए तो कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों?
पेट्रोल का कीमत लग रहा है, पानी आपको फ्री में मिल जा रहा है, जबकि पेट्रोल से ज्यादा कीमती कौन है? अब बिना पेट्रोल के रह सकते हैं लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। तो फ्री में मिल गया है, प्रकृति प्रदत्त उपहार है और हम लोग इसको अंधाधुन एकदम जितना हो सका है इसका हम दोहन किए हैं और इसके कारण कई सारा समस्या उत्पन्न हो रहा है। सब आप लोग साइंस में ही पढ़िएगा। भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है, हर साल टेम्परेचर देखो, इस वर्ष लगा कि तुमको ठंड है, गर्मी का असर अभी से ही देखो कितना खतरनाक हो रहा है, पता ना आगे आने वाला समय में कितना होगा। बढ़ रहा है, ओजोन परत का विनाश हो रहा है और उसके बाद क्या हाल होगा तो पता है, जैसे ही पैराबैग्निक किरण आएगा डायरेक्ट तुम्हारे शरीर पर, बस उसके बाद बनाते रहिए नियम कानून, आप बनते रहिए IAS IPS, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सबको जाना है। ठीक, तो ज्यादा माथा पर प्रेशर नहीं लेना है। आप प्रेशर लेकर टॉप किया होने से ओजोन परत में छेद हो गया। चलिए ऊपर टॉप पर आइए। पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, मिट्टी का क्षरण हो रहा है, मिट्टी का भी उर्वरता शक्ति सब कमजोर होते जा रहा है, भूमि का विस्थापन हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो जा रहा है। कहानी पढ़ा है, साइंस में पढ़ना था, एकदम आग का गोला जैसे तेजाब जैसा गिरता है जब अम्लीय वर्षा होगा तब। ठीक, समय से ऋतु नहीं आ रहा है, कभी भी कोई परिवर्तन हो जा रहा है। ये सारी कई सारी पर्यावरण समस्याएं आज के समय में उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग संसाधन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसका विदोहन कर रहे हैं, इसलिए उसका कुपरिणाम भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बताओ कि ये मेरा बोर्ड है, अगर कोई ये बोर्ड मार के फोड़ देवे तो उसको हम क्या करेंगे? मार के कूच देंगे। तब प्रकृति ने इतना बढ़िया अपना संसार बनाया और आप उसको जहां तहां से नोच रहे हैं, आप ना हम लोग नोच रहे हैं, तो प्रकृति क्या करेगा? हम लोग का आरती उतारेगा कि वो हमने को नोचेगा, नोचाइएगा। ठीक, तो वो समस्या है। तो इन उपरोक्त परिस्थितियों से निजात पाने एवं विश्व शांति के साथ जैव जगत की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और वैसे ही जीवन आपस लौटाने के लिए हम लोगों को सतत विकास की अवधारणा अपनाने की आवश्यकता है। संसाधनों का नियोजन करने की आवश्यकता है, उसकी संरक्षण करने की आवश्यकता है। अभी क्लास तुम लोगों को बस खत्म हो गया है, 1 से 2 पेज और है, को लगता है कि यही है खाली, उसके बाद 2 होमवर्क होला है। धैर्य बना के रखें, चोई चोई ना करें। सबसे पहला बात, कुछ बात याद रखना, हम लोग पढ़े हुए हैं, खाली रिपीट करवा देते हैं। पहला, संसाधन होते हैं नहीं बनते हैं। कौन कहा है? जिम्मरमैन। ठीक, उसके बाद हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं, महात्मा गांधी का। किसी भी तट से 200 रेखा किमी की दूरी तक के क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 200 क्षेत्र कल बताए हैं। तो अगर पूछ दिया जाए कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो यहां से यहां तक तुमको डेफिनेशन लिखना है, हो गया। मानव एवं तकनीकी सूचनात्मक धन प्रकृति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये सवाल एक बार आया है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? तो ये तुमको डाकुओं की अर्थव्यवस्था, हम लोग जो लूट रहे हैं ना, संसाधनों को लूट मचाए हुए हैं, इसे वो क्या कहते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। उसके बाद गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, लग भी चुका है, याद रखने की चीज है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट तुमको ये है, ये भी तुमको है, ये भी है। उसके बाद यहाँ द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बता दिए, इसको +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण सर्वेक्षण हेतु स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, एकदम इंपॉर्टेंट है, 1972 में। ठीक, उसके बाद यहाँ पे प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, होमवर्क में कल दिए थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया तुमको। उसके बाद है दिसंबर 1997 में पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जापान के क्योटो में क्योटो सम्मेलन हुआ था, इसमें 159 देश शामिल हुआ था। तो ये सब यहाँ, हाँ नहीं ये तो हम नहीं बता सकते हैं, 159 देश इसमें शामिल था। और यहाँ पे कल बता देंगे 159 देश में से 159 नहीं हमको बताना था, तो ग्लोबल वार्मिंग जापानी जो 159 में भारत है कि नहीं कल बता देंगे तुमको, ठीक देखना पड़ेगा एक बार हमको। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्योटो सम्मेलन हुआ है। अभी जितना भी दिए हैं इसमें से 1-2 को छोड़ दो तो लगभग सबसे क्वेश्चन बन चुका है, यानी कि ये तुमको इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। यहां से तुमको हो गया ये होमवर्क, यही वाला डाल देंगे, PDF पे डाल देंगे, ये वाला ग्रुप में मोबाइल है ना, किसके किसके पास मोबाइल नहीं है? बड़की, तुम्हारे पास बड़ा मोबाइल नहीं है? नहीं वाला पूछे, तब बड़ा मोबाइल नहीं है, क्या कर दिया?
छूट गया, आह दादा, ठीक है कोई नहीं, लिखा जाएगा। जो छूटेगा तो टेंशन मत लो, ठीक, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। ये जितने भी सवाल हैं ये सब के सब टेस्ट जब लेंगे तो वहां डाला जाएगा, ठीक। और जैसे ही टेस्ट में डालाएगा वहां पे सही आंसर आपको टिक करके मिल जाता है कि सही आंसर कौन होगा। उसके बाद अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, यहां लिख सकते हैं तो यहां लिख लीजिए, जैसे कि जब फोन से लिख सकते हैं फोन से लिखे, छूटेगा नहीं, अंततः जाकर टेस्ट में ही आपको क्लियर हो जाएगा। समझ गए? तो एक ये है तुमको, एक ये है, बाकी किताबें में तो है, किताब तो सबके पास है ना। बोले हैं कि किताब लेके आया करो, आज उसको एथी करते चलो, हेडलाइन करते चलो कि ये चीज हमको याद करना है, तो किताब को लेके आते ना, भी नहीं करता है, उसका जरूरत पड़ेगा। इसका मंडे को आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, ठीक। और कल आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई होगा, कल और परसों अंग्रेजी, सैटरडे को मेरा क्लास नहीं है, मंडे को इसका ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक। आगे ऐसे अर्थव्यवस्था की क्लास शुरू करेंगे, आई भेज दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक। तो इतना रहने दें तो ठीक है।